आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो भी ये छठे सेमेस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेट का पहला प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे हैं? जलवायु परिवर्तन, मादक द्रव्यों की तस्करी, समुद्री लूटपाट और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, गैर परंपरागत सुरक्षा के जलवायु परिवर्तन, मादक द्रव्यों की तस्करी, समुद्री लूटपाट, आतंकवाद आदि प्रकार के चुनौती उत्पन्न की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया? ईरान, देखिए भारत है, पाकिस्तान, इजराइल और ईरान। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ईरान। भारत पाकिस्तान, इजराइल इस पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इन लोगों का कुछ तर्क है, लेकिन ईरान ने इस पे हस्ताक्षर किया है। देखिए, ईरान ने जो 1968 में, इसका नाम है एनपीटी की हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है, जो कुछ परमाणु तकनीकी लाभ और सहयोग के बदले में परमाणु हथियारों के विकास पर रोक लगाता है। एनपीटी, इसका नाम है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सामरिक साझेदारी समझौता कब हुआ था और उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? दिया है कि ए 2015 नरेंद्र मोदी, 2001 अटल बिहारी वाजपेयी, 1991 पीवी नरसिम्हा राव और 2011 मनमोहन सिंह, और ई है 1997 आई.के. गुजराल। आई.के. गुजराल का मतलब होता है इंद्र कुमार गुजराल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2011 मनमोहन सिंह। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच सामरिक समझौता 4 अक्टूबर 2011 को, देखिए ये 4 अक्टूबर को 2011 को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई की भारत यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ बैठक में सामरिक मामले, खनिज संपदा की साझेदारी और तेल गैस की खोज पर साझेदारी संबंधी 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2011 मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय विदेश नीति के सच्ची विशेषताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ए है उपनिवेशवादी विरोधी, बी है पंचशील, फिर है गुटनिरपेक्षता और डी है गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग, और ई है राष्ट्रमंडल के साथ संबंध बनाए रखना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग भारतीय विदेश नीति के सच्ची विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। भारत की परमाणु सिद्धांत में यह प्रावधान किया गया है कि भारत गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ कभी भी परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेगा, और परमाणु संपन्न राज्यों के खिलाफ पहले परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेगा। यानी कि वो लोग करेंगे तो करेगा, पहले ये भारत नहीं करेगा। अगला है, निम्न में से पंचशील सिद्धांत की कौन सी विशेषता है? परमाणु प्रसार नहीं है, फिर दिया है कि अखंडता और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान, देखिए ये है, पहले प्रयोग नहीं, ये भी नहीं है, पहले सबसे पसंदीदा राष्ट्र, ये भी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संवर्धन, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अप्रैल, ये 29 अप्रैल 1954 को ये भारत एवं चीन के मध्य संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके 5 सिद्धांत हैं।
ये कौन कौन से सिद्धांत है? तो पहला अखंडता एवं संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान, जो पहले नंबर पे ऑप्शन बी में है। दूसरा इनका सिद्धांत है अहस्तक्षेप की नीति, यानी कि एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे एक दूसरे के राजनीतिक व्यवस्थाओं में। तीसरा कि अनाक्रमण, यानी कि कभी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। चौथा पारस्परिक सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना। और पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन पंचशील सिद्धांत में नहीं आता है इसकी विशेषता में। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लुक ईस्ट पॉलिसी जैसी विदेश नीति के पहल की शुरुआत हुई थी? लुक ईस्ट पॉलिसी यानी कि पूर्व की ओर देखो नीति, पूर्व की ओर देखो नीति इसको बोला जाता है लुक ईस्ट पॉलिसी। ये विदेश नीति पहल की शुरुआत हुई थी, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? ये है जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल नहीं थे। इंदिरा गांधी, ये भी नहीं थी। फिर है अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी नहीं थे। मनमोहन सिंह, ये भी नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव, ये सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1991 में ये कब हुआ था? तो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में लुक ईस्ट पॉलिसी जैसी विदेश नीति के पहल की शुरुआत हुई थी। यह नीति भारत द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक एवं सामरिक संबंधों को विस्तार देने, भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने और उस इलाके में चीन के प्रभाव को संतुलन करने के उद्देश्य से बनाई गई थी, इस तरीके की नीति। तो अगला प्रश्न है कौन से देशों के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? सबको पता है, भारत पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है, भारत और श्रीलंका बिल्कुल नहीं है, भारत और चीन, बांग्लादेश और चीन ये भी नहीं है, भारत और चीन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। और ये समझौता कब हुआ था? तो इसके पहले के प्रश्नों में बताया गया है 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता किया गया था। और इसके अंतर्गत 5 सिद्धांत है, बताया भी गया इसके पहले वाले प्रश्न में। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने अफ्रीका फंड यानी कि COP अफ्रीका फंड की स्थापना की? यह है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा राजीव गांधी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी ने अफ्रीका फंड यानी कि कूप की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी को पहली बार कब प्रस्तुत किया? लुक ईस्ट पॉलिसी को पहली बार कब प्रस्तुत किया? ये है वर्ष 1995-96 के लिए विदेश मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से। फिर है देखिए ये नहीं हो जाएगा। फिर है कि सितंबर 1994 में अपने व्याख्यान द्वारा सिंगापुर में ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी 1995 98 नहीं, जनवरी 1992 में तो बिल्कुल नहीं। देखिए 1994 में सितंबर अपने व्याख्यान द्वारा कहाँ पे? सिंगापुर में इसको प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लुक ईस्ट पॉलिसी को भारत ने पूर्व एशिया में अपने आर्थिक एवं सांस्कृतिक निहितार्थों के लिए विकसित किया। इसे पहली बार पीवी नरसिम्हा राव ने सितंबर 1994 में अपने व्याख्यान द्वारा प्रस्तुत किया। कहाँ पे? तो सिंगापुर में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने विशुद्ध गुट निरपेक्षता के विचार को प्रतिपादित किया? ये है I.K. गुजराल, इसका नाम है इंद्र कुमार गुजराल, I.K. गुजराल। बी है मोरारजी देसाई, फिर है लाल बहादुर शास्त्री और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विशुद्ध गुट निरपेक्षता इस तरीके के विचार को इन्होंने किया था। देखिए ये कब किया था? तो 1977 में।
प्रधानमंत्री जो मोरारजी देसाई ने यूएसए और यूएसएसआर से समान दूरी बरतने के उद्देश्य से विशुद्ध गुटनिरपेक्ष के विचार को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत नहीं है? देखिए यहाँ पे कह रहा नहीं है। अनाक्रमण ये बिल्कुल है, अहस्तक्षेप ये बिल्कुल है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व ये भी है, बताए थे पांचों में। यथार्थवाद नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये पंचशील सिद्धांत नहीं है। देखिए 29 अप्रैल 1954 को बीजिंग में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मध्य शांति और मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया। और ये 5 सिद्धांत कौन है? तो एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, परस्पर अनाक्रमण, और अगला है कि आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, और अगला है समान और पारस्परिक लाभ पर आधारित संबंध, और अगला है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इस तरीके से 5 सिद्धांत बनाए गए थे उसमें, वो जो लागू किए गए थे भारत और चीन के मध्य इस तरीके से संबंध में। अगला है, आगे का प्रश्न है कि हमारा 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया? दिया है ए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम सार्क कहते हैं। बी है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसे आसियान कहते हैं, AN। और सी है बंगाल की खाड़ी का आर्थिक सहयोग संघ, और उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे सार्क कहा जाता है, की स्थापना में कुछ भूमिका का निर्वहन किया। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण एशिया के 8 देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को। इसके संस्थापक सदस्य कौन हैं? तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, मालदीव है और भूटान है। और अप्रैल 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान 8वां सदस्य बना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नेपाल में है। नेपाल में कहाँ है? तो काठमांडू में है। इसका मुख्यालय किसका? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल, काठमांडू में। आप लोग याद करिएगा। अगला प्रश्न है 1981 में बेलग्रेड सम्मेलन में कितने अफ्रीका एशियाई राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था? 25, 36, 29 या फिर 39? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए वर्ष 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई। कब हुई? 1961 में। इसकी स्थापना का मुख्य जो है वो भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया और इंडोनेशिया द्वारा हुई थी। पहले सम्मेलन में 25 अफ्रीकी एशियाई ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है दिया है दक्षिण सहयोग। दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर, 19 दिसंबर, 19 सितंबर, 12 दिसंबर और 12 सितंबर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 सितंबर। देखिए विकसित देशों के मध्य आपसी सहयोग की संकल्पना विकासशील है। ये विकासशील देशों के मध्य आपसी सहयोग की संकल्पना दक्षिण सहयोग है। उत्तर दक्षिण संवाद को कारगर बनाने के लिए दक्षिण सम्मेलन भी आयोजित किए गए। यह दिवस मूल रूप से 19 दिसंबर को मनाया गया था, परंतु दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र 12 दिसंबर 2011 को अपनाया था। इसके लिए यह 12 सितंबर मनाया जाता है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश नीति की अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? जो संयुक्त राज्य अमेरिका का अगर विदेश नीति है कहीं पर किसी भी देश से, तो अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? राज्यपाल बिल्कुल नहीं है,
फिर है मुख्य न्यायाधीश, ये भी नहीं। इसका उत्तर राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्यपालिका का प्रमुख होने के कारण अमेरिका का राष्ट्रपति विदेश नीति को अंतिम रूप प्रदान करता है। कुछ मामलों में जैसे युद्ध की घोषणा या राजनयिकों की नियुक्ति में सीनेट का समर्थन आवश्यक है, लेकिन ज़्यादातर राष्ट्रपति ही सब कुछ करता है। अगला प्रश्न है, भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित किए? पूर्ण राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित किए? 1989 में, 1992 में, 1996 में या फिर 1998 में? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1992 में, ऑप्शन बी। भारत ने इजराइल से पूर्ण राजनयिक संबंध मुख्यतः 1992 में स्थापित किए थे। अगला है, भारत में किस वर्ष चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया? भारत में किस वर्ष चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया? 2018, 2015, 16 या फिर 2017? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2016। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत और चीन द्वारा समग्र चीन भारत संबंधों को मजबूत करने के लिए पर्यटन गतिविधियों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने का फैसला किया गया। वर्ष 2015 चीन में भारत भ्रमण वर्ष समारोह के सफल समापन के पश्चात वर्ष 2016 भारतीय पर्यटकों के लिए चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी 2016 हो जाएगा। अगला है, 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन। 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बैठक कहाँ आयोजित हुआ? बीजिंग में, बीजिंग कहाँ? चीन में, नई दिल्ली में, माले में और कोलंबो में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसे NAM बोला जाता है, NAM, राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने निश्चय किया कि विश्व के वे किसी भी पावर ब्लॉक के साथ या विरोध में नहीं रहेंगे। यानी कि दुनिया में कोई भी अगर पावरफुल देश है, अगर उसका अपना कोई गुट है तो उस गुट में सम्मिलित नहीं होंगे। जैसे शीत युद्ध के समय में अमेरिका का एक गुट चलता था और एक USSR का गुट चलता था। USSR 1991 में विखंडित हो गया, तो उसका पूर्व जो बना वो रसिया है। वर्तमान में उसका पूर्व देश रसिया बना। तो इस तरीके से दो गुट बने थे, तो उस तरह के गुट में नहीं रहना है, अलग रहना है। यह आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री या जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्राज टिटो, इन्होंने मिल करके किया था। वर्ष 1998 में 7वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कब? 1997 में आयोजित किया गया था। कहाँ? नई दिल्ली में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है? ए है उदार दर्शन, बी है कम्युनिस्ट दर्शन, सी है धर्म दर्शन और डी है लोकतांत्रिक दर्शन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कम्युनिस्ट दर्शन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, चीन की विदेश नीति मुख्यतः चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख माओ जेडोंग विचारधारा पर आधारित है। चीनी राष्ट्रपति देंग शियाओपिंग द्वारा प्रारंभ की गई आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण की नीति के पश्चात भी वर्तमान दशकों में वहाँ की विदेश नीति का मार्गदर्शन सिद्धांत कम्युनिस्ट दर्शन ही है। आज भी कम्युनिस्ट दर्शन ही वहाँ पे विदेश नीति को करता है। अगला प्रश्न है, दिया कि विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है? राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय हित, परिवर्तनीय हित और शांति समझौता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय हित। किसी देश की विदेश नीति अपने राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी गई स्वहितकारी रणनीतियों का समूह होती है और इन रणनीतियों का उद्देश्य अल्पकालीन और दीर्घकालीन हितों को प्राप्त करना है। विदेश नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए दोनों स्तरों पर प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के साथ
सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत का किन नदियों पर अनन्य अधिकार है? देखिए 6 नदी जो ऊपर के जम्मू कश्मीर के साइड से निकल करके पाकिस्तान में जाता है, जिसमें से 3 नदी भारत की अधिकृति में आता है और 3 नदी पाकिस्तान की अधिकृति में आता है। उन नदियों का जल का उपयोग ऐसे किया जाता है। तो ये सिंधु जल समझौते के तहत हुआ था। तो कौन कौन से सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत का किन नदियों पर अनन्य अधिकार है? तो दिया है कि चेनाब, रावी और ब्यास, फिर रावी, ब्यास और सतलज, ब्यास, सतलज और झेलम, फिर है रावी, चिनाब और झेलम। देखिए यहाँ पे चिनाब तो बिल्कुल नहीं है, झेलम भी नहीं है, इसमें भी झेलम है तो ये नहीं है। ये अब ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो सकता है। बी इसका सही उत्तर है, रावी, ब्यास और सतलज। सतलज पंजाब होकर के निकलती है। देखिए सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। इसके तहत सिंधु नदी घाटी की नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में विभाजित किया गया। समझौते के मुताबिक देखिए ऊपर के यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब को पश्चिमी नदियां बताते हुए इनका पानी पाकिस्तान के लिए होगा, जबकि रावी, ब्यास और सतलज को पूर्वी नदियां बताते हुए इन पर भारत का अनन्य अधिकार तय किया गया। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा स्थित है। मैकमोहन रेखा स्थित है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य, भारत एवं चीन के मध्य, भारत एवं श्रीलंका के मध्य और चीन और पाकिस्तान के मध्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और चीन के मध्य। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य स्थित है। यह वर्ष 1914 कब हुआ था? तो 1914 में तत्कालीन प्रधान भारतीय ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत आई। मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्हित करती है। मैकमोहन रेखा ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन द्वारा प्रस्तावित है, अतः इन्हीं के नाम पर मैकमोहन पड़ा। का नाम क्या है? हेनरी मैकमोहन, इन्होंने ही प्रस्तावित किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत एवं चीन के मध्य। अगला प्रश्न है, दिया कि प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन हुआ था काहिरा में, दिल्ली में, लुसाका में और बेलग्रेड में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेलग्रेड में। कब हुआ था? 1961 में। गुटनिरपेक्षता तीसरी दुनिया की सामूहिक आवाज़ है। यह विश्व को लोकतांत्रिक बनाने की साझी मांग है। यह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं रंग भेद की नीति को समाप्त करने का सामूहिक आंदोलन है। प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है और इस सेट का आखिरी प्रश्न है कि एक और प्रश्न है इसका, एकमात्र देश जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहरण किया है। इसके बाद भी एक प्रश्न है, एकमात्र देश जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहरण किया, चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया और इथियोपिया। इसका उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वर्ष 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता त्यागने वाला पहला राष्ट्र इंडोनेशिया बना। यह वस्तुतः इंडोनेशिया और मलेशिया संघ के मध्य विवादों की वजह से हुआ। इंडोनेशिया का कहना था कि यदि मलेशिया को सुरक्षा परिषद में सदस्यता मिल जाती है तो वह संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता छोड़ देगा। हालांकि 18 महीने बाद 28 सितंबर 1966 को वह फिर से यूएन का सदस्य बना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और इस सेट का ये लास्ट प्रश्न है, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान द्वारा, इंदिरा गांधी और जे.ए. भुट्टो द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान द्वारा और मोरारजी देसाई और जे.ए. भुट्टो द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी और जे भुट्टो द्वारा। इंदिरा गांधी और भुट्टो द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 2 जुलाई 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद
भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। इस समझौते में भारत की तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के पश्चात पूर्वी बंगाल पर से पाकिस्तान का शासन समाप्त हो गया और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ था। तो ये इस सेट का आखिरी प्रश्न था। इसके आगे के प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके शेयर करिएगा और इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए और कमेंट ज़रूर आप लोग किया करिए।